दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा केस, एक ऐसा मूवमेंट जिसको वुमेन के राइट्स को ही एक्सपैंड करने के लिए लाया गया था, उसको वुमेन ही अपोज करने लगी। जी हाँ, एक ऐसा केस जिसमें कि हमारे जो कस्टम्स हैं वो क्लैश करने लगे इक्वालिटी के अगेंस्ट। एक डिबेट ऐसी उठी जो 2026 तक अलाइव है। मैं बात कर रहा हूँ सबरीमाला केस की। अभी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस केस को रीओपन किया है। इसका जो लास्ट जजमेंट था वो 2018 में आ गया था, बट काफ़ी सारी पिटिशंस फिर से फाइल हुई, जिसके बाद ये केस रीओपन कर दिया गया है। तो ये केस रीओपन क्यों हुआ है, क्या ये ओरिजिनल केस था, क्या जजमेंट था, ये सारी चीज़ें जानते हैं। आइए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ सबरीमाला टेम्पल के बारे में। ये टेम्पल केरला में सिचुएटेड है। ओके, इसके जो मेन भगवान हैं वो है लॉर्ड अयप्पा। ओके, इन्होंने अपनी ऐसी स्टोरी है, ऐसी हिस्ट्री है इनकी कि इन्होंने अपने आप को ब्रह्मचर्य डिक्लेयर कर दिया था आजीवन, कि ये हमेशा एक सेलिब्रेट बन के रहेंगे। तो जो ये मंदिर है, इसमें जब ये स्थापित किए गए तो इनके इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए कुछ कस्टम्स डेवलप हुए। उसमें से एक कस्टम था टू प्रिजर्व हिज सेलिबेसी। इस कस्टम में क्या था कि वुमेन ऑफ द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स, जो भी विमेन एंड चिल्ड्रन एंड गर्ल्स, जो भी चिल्ड्रन नहीं, सिर्फ विमेन एंड गर्ल चाइल्ड जो भी इस एज की होंगी 10 to 50 ईयर्स, उनको अलाउड नहीं होगा इस टेम्पल में जाने से। वाई? बिकॉज लॉर्ड एप्पा वॉज अ सेलिब्रेट एंड 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज वॉज द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर विमेन। ठीक है, तो इस उनकी जो प्रिवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कस्टम डेवलप हुआ था कि विमेन नहीं जाएंगी जब वो अपने मेंस्ट्रुएटिंग फेज़ में होंगी 10 से 50 ईयर्स की एज में, जो कि केरला में जितनी विमेन थी उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रखा था। ओके, बट वॉट हैपेंड इन 1991 वॉज एक केस फाइल होता है एस महेंद्रन वर्सेस द सेक्रेटरी ट्रैवनकोर केस, जिसमें जो कि केरला हाई कोर्ट में फाइल हुआ था, जिसमें कि इसी कस्टम को चैलेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू इक्वालिटी, कि भाई ये जो केस है ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है। ओके, भाई सबका राइट है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, सो वाई आर वुमेन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, कि उनको जाने से क्यों मना किया जा रहा है। एक ऐसा कस्टम जो कि विमेन के मेंस्ट्रुएशन के बेसिस पे उनको एक टेम्पल में एंट्री करने से रोक रहा है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। इस आर्ग्यूमेंट को देते हुए ये केस आया था, बट द केरला हाई कोर्ट गेव द जजमेंट इन फेवर ऑफ द टेम्पल अथॉरिटीज़ और इन फेवर ऑफ लॉर्ड अयप्पा, जिन्होंने कहा कि जो लॉर्ड अयप्पा हैं, भगवान हैं, उनकी जो कस्टम्स हैं, उनकी जो स्टोरी है, उसके बेसिस पे ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट बल्कि ये एक रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स देयर कल्चर। ओके, इसलिए ये कस्टम जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो इसका जो है केस लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। कैसे? एक PIL फाइल होती है 2006 में, जो कि फाइल करते हैं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। ओके, इन सब ने मिल करके ये केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि ये जो कस्टम है टू डिस्क्रिमिनेट और टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम एंटरिंग द सबरीमाला टेम्पल, दैट इज़ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। इट वायलेट्स आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट आपके पास लेके आया हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ऑफिशियल टेक्स्ट। वो ये कहता है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये राइट दे रहा है कि हम ऑल पर्सन्स को अलाउड है टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, देन वाई दिस कस्टम इज डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन? क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? पहला आर्ग्यूमेंट तो यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने ये दिया। ओके, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है ये एसोसिएशन देती है, वो कहती है कि इट इज़ इलीगल टू नॉट अलाउ वुमेन। ओके, उन्होंने कहा कि केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री एक्ट आया था 1965 में, जिसका सेक्शन 3, अगेन ओरिजिनल टेक्स्ट, नो कॉपी पेस्ट, उसमें ये बोला गया कि एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप
which is open to Hindus generally shall be open to all sections and classes of Hindus. ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इन स्पाइट ऑफ एनी लॉ जो कि इसके अगेंस्ट हो या कोई भी कस्टम जो इनके अगेंस्ट हो. अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है कस्टम या लॉ जो कि प्रिवेंट कर रहा है किसी भी हिंदू को किसी टेम्पल में जाने से, तो भी सबको अलाउड होगा. ये इस एक्ट ने बोल दिया है. ठीक है, तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने ये बोला कि ये लीगली भी गलत है. एक तो मॉरली गलत है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, दूसरा ये लीगली भी गलत है. जब केरला की गवर्नमेंट ने एक्ट में ही लिख रखा है तो आप कैसे अलाउ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो. तो इसके बदले में ट्रैवनकोर देवास्वम बोर्ड बनाया गया. ओके, जो कि जो सबरीमाला टेम्पल था उसके फेवर में बात कर रहा था. उन्होंने पहला आर्गुमेंट ये दिया कि जो हम विमेन को नहीं अलाउ करते हैं जाने से इस सबरीमाला टेम्पल में, वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है. ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इस टेम्पल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज द नेचर ऑफ द डेटी इज़ एज सच. वही सेलिब्रेट है एंड उनकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमें ये चीज़ स्टेप करनी पड़ती है. सो दैट्स वाई इट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. सेकेंड आर्गूमेंट वो देते हैं कि इट इज़ एन एक्सक्लूजन नॉट अगेंस्ट ऑल. क्या मतलब है इसका कि भाई उन्होंने बस यही तो बोला है कि जो 10 से लेकर के 50 ईयर्स की वुमेन है या गर्ल है उनको ही तो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं. अगर कोई 10 से छोटी है, 9, 8, 7, 6 कोई भी है, या 50 से बड़ी वुमेन है, ओके, तो उसको तो अलाउ कर रहे हैं ना. हमें वुमेन से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना. अगर हमें डिस्क्रिमिनेशन ही करना होता तो हम 50 से ज़्यादा वाली को भी अलाउ नहीं करते, ना ही 10 से कम वाली को अलाउ करते. इनको क्यों अलाउ कर रहे हैं फिर? सो दैट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन. ओके, सेकेंड आर्गूमेंट ये देते हैं. थर्ड आर्गूमेंट जो दिया जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो कहते हैं यार आर्टिकल 26 अगर मेरा वॉयलेट हो रहा है या मैं उसको क्यों नहीं प्रोफेस कर सकता हूँ. आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन. हम अपना रिलीजन कैसे चलाना चाहते हैं ये हमारा रिलीजन ही डिसाइड करेगा, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता. ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है. तो आप इसको कैसे वायलेट कर सकते हो? अगर हम ये कस्टम फॉलो कर रहे हैं तो हम अपना 26 को ही तो फॉलो कर रहे हैं. तो उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया. फिर उन्होंने कहा कि लीगली हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं. कैसे भाई? जो एक्ट ऊपर मैंने आपको दिखाया था 1965 का, उसी के अंडर कुछ रूल्स आए थे. ओके, जिसमें कि एक सेक्शन 3 था, रूल 3 सब क्लॉज बी, जिसमें ये बोला गया कि द क्लास ऑफ पर्सन मेंशन्ड हेयर अंडर शेल नॉट बी इंटाइटल टू इंटर और ऑफर वर्शिप. ठीक है, कौन लोग को अलाउ नहीं होगा किसी टेम्पल में एंटर करना या वर्शिप करना? जैसे कि विमेन एट सच टाइम ड्यूरिंग विच दे आर नॉट बाई कस्टम एंड यूसेज अलाउड टू इंटर अ प्लेस ऑफ वर्शिप. कि भाई अगर कोई कस्टम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे विमेन को अलाउड नहीं है जाना, जैसे कि सबरीमाला केस में है, तो वहाँ पे विमेन को अलाउड नहीं होगा. दैट क्लास ऑफ पर्सन वोंट बी अलाउड. ओके, तो उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए लीगली हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं, ये भी तो केरला गवर्नमेंट ने ही निकाला है ना रूल. सो इसके बाद केरला गवर्नमेंट से ही पूछा गया कि आपका क्या स्टांस है इस जजमेंट पे. तो उन्होंने कहा कि वी ऑल्सो सपोर्ट दैट राइट टू इक्वलिटी मस्ट प्रिवेल ओवर कस्टम्स. ओके, उन्होंने कहा कि वुमेन को अलाउड होना चाहिए. फिर केस जो है वो चलता रहा. देन उसको 3 जज बेंच के पास भेज दिया गया इन 2008. फिर उस पर भी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया तो उसको 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा गया इन 2017, जहाँ पे ये हुआ कि अब ये बेंच जो है फाइनली डिसाइड करेगी जजमेंट को. ओके, इस बेंच में 5 लोग थे, हमारे CJI थे और बाकी ये 5 जजेस थे. ओके, जिसमें से एक विमेन जज भी थी, इंदु मल्होत्रा जी. ओके, इस जजेस की बेंच ने 2018 की 28 सितंबर को एक जजमेंट दिया विद द मेजॉरिटी ऑफ 4:1, जिसमें उन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन ऑफ विमेन एट द सबरीमाला टेम्पल इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. उन्होंने इस कस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, अब समझते हैं कि उन्होंने क्या रीजनिंग दी. जो ये मेजॉरिटी जजमेंट था 4 लोग का, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिए, और जो इकलौती जो थी उन्होंने क्या जजमेंट दिया. एंड टू योर सरप्राइज, ये जो डिसेंटिंग जजमेंट था ना, ये
एक फीमेल जज ने दिया था, मिसेस इंदु मल्होत्रा जी ने, ठीक है। उन्होंने ये जजमेंट दिया कि विमेन के टेम्पल में ना जाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू देयर राइट टू इक्वलिटी। ओके, हमें कस्टम्स को प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस केस में वुमेन के राइट टू इक्वलिटी की। आप समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट की गहराई, कि कैसे एक विमेन ही कह रही है कि विमेन का एक टेम्पल में ना जाना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उनका जाना। क्या ऐसा रीज़न दिया उन्होंने, आइए समझते हैं। सबसे पहले मेजॉरिटी जजमेंट समझते हैं। तो मेजॉरिटी जजमेंट में ये बोला गया कि जो ये कस्टम है ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 वही, एवरीबडी हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। तो अगर वो नहीं करने दे रहे हो आप, तो वॉयलेट कर रहे हो, तो विमेन को वही नहीं मिल रहा था, तो वॉयलेटिव है। देन बात करी गई कि रिलीजन एज अ वे ऑफ लाइफ इज़ इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। क्या मतलब है इसका, कि भाई कोई भी रिलीजन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, तो उसमें डिग्निटी ऑफ विमेन को मेंटेन करना कंपलसरी है। उसके बिना आप रिलीजन को रिलीजन नहीं बोल सकते। हर रिलीजन के हर कस्टम जो है विमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ये बात बोली गई। फिर क्या बोला गया कि जो सबरीमाला टेम्पल है ना, वो एक सेपरेट रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुज़म ओनली। और अगर हिंदुज़म का ही पार्ट है तो नॉट अलाइंग वुमेन इनटू द टेम्पल इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जो कि जो बोर्ड था उसने आर्ग्यू किया था कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई सारे हिंदू टेम्पल्स में तो वुमेन को अलाउड होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। भाई वो 10 से 50 साल की वुमेन भी होती हैं जो कि टेम्पल जा रही होती हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं, अगर वो हिंदुज़म का ही पार्ट है ये टेम्पल, तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ये बात बोली। फिर उन्होंने ये बात बोली कि जो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अगर हम सेक्शन बी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो हमारा स्टेट है वो कोई भी लॉ बना सकता है टू प्रोटेक्ट द सोशल वेलफेयर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और अ क्लास और सेक्शन ऑफ हिंदूज़। कि भाई हमें अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खोलना है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो हम सबके लिए खोल सकते हैं, टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदूज़। तो इस क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज़ की डेफिनेशन को कोर्ट ने एक्सपैंड किया और बोला कि इसमें जेंडर भी एक सेक्शन एग्जिस्ट करता है, इस बेसिस पे भी हम अलाउ कर सकते हैं, स्टेट अलाउ कर सकता है। फिर उन्होंने इन सब बेसिस पे जो है वो रूल 3B, जो कि केरला का जो स्टेट लॉ था उसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी रूल था, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉयलेटिव ऑफ द पेरेंट एक्ट है। ओके, देन जो मेजॉरिटी बेंच थी उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट दिया ये बोल के कि इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 एज वेल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है ऑफ एनी फॉर्म। तो कोर्ट ने कहा कि नॉट अलाउइंग वुमेन टू एंटर द टेम्पल बेस्ड अपॉन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है अनटचेबिलिटी की, क्योंकि दे वांटेड, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वांटेड दैट द जुडिशियल सिस्टम हैज़ टू डिसाइड एंड हैज़ टू कीप ऑन एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भाई अनटचेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, ये कोर्ट को टाइम टू टाइम पे डिसाइड करते रहना चाहिए, इसलिए कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। एंड एज पर दिस जजमेंट इट ऑल्सो इंक्लूड्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये एक स्टिग्मा को एक्सपैंड करता है एंड इसलिए ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 17 का, एंड हेंस दिस कस्टम वॉज एबॉलिश्ड। ठीक है, फिर आती हैं इंदु मल्होत्रा जी। ठीक है, उन्होंने ये डिसेंटिंग जजमेंट दिया। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो आर्टिकल 26 है ना, वो हमें राइट देता है टू प्रोफेस द रिलीजन इन आवर ओन वे। हम जिस तरीके से जो कस्टम चाहते हैं हम वो फॉलो करेंगे। कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता कि क्या कस्टम क्या रिलीजन एसेंशियल है क्या नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन सेक्युलर पॉलिटी रिक्वायर्स हार्मोनाइजेशन ऑफ वेरियस कॉम्पीटिंग क्लेम्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 25 और 26 जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे कि रिलीजन अपना मैनेज करे फिर या फिर हर किसी को अपना राइट होना चाहिए।
तो इन्होंने बोला कि यार जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तो हमें हारमोनियसली बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को, ना कि एक को दूसरे के ऊपर सुपरसीड कर देना है। ओके। फिर उन्होंने जो थर्ड आर्गुमेंट दिया वो ये बोला कि सबरीमाला टेम्पल जो है ना वो सेटिस्फाई करता है एक सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन की क्राइटेरिया को, एंड दैट्स वाई उनकी जो एसेंशियल प्रैक्टिस है वो रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो वैलिड है। फिर उन्होंने बोला कि आर्टिकल 17 जो है वो वायलेट नहीं हुआ है। उनका ये मानना था कि जो डेटी है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि आई नॉट अलाउइंग वुमेन इन टू दिस टेम्पल। बताओ कोई लॉर्ड अयप्पा क्यों ही डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, भगवान क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा किसी भी विमेन के अगेंस्ट, और प्लस विमेन भी नहीं फील कर रही हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटेड है, तो हम कौन होते हैं ये चीज़ डिक्लेयर करने वाले। ये एक कस्टम है जो कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट विमेन फॉलो करती हैं, ना कि आउट ऑफ कंस्ट्रेंट। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वायलेशन, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, ऐसा उन्होंने बोला। फिर जो लास्ट उन्होंने आर्गुमेंट दिया, उन्होंने बोला कि ये जो रूल 3B को आपने स्ट्रक डाउन किया है ना, ये एक एक्सेप्शन है एक्ट का, इसको एज अ पार्ट ना समझा जाए। ओके। फिर ये जब जजमेंट आया, देन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विमेन केम ऑन टू द स्ट्रीट्स ऑफ केरला प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस जजमेंट। जी हाँ, वुमेन जो है सड़कों पे आ गई ऑयल लैम्प्स लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए कि ये जजमेंट को वापस लिया जाए। हमारे रिलीजियस कस्टम्स में इंटरफेरेंस ठीक नहीं है, ऐसा उन विमेन का कहना था। एंड फॉर दैट रीज़न काफ़ी सारी रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई, ठीक है, 50 से ज़्यादा रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई, एंड उनको क्लब करके कंतरू रजीवरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस रीओपन हुआ। ये जो पर्सन है ये चीफ प्रीस्ट हैं सबरीमाला टेम्पल के, ठीक है। तो इन्होंने वापस से केस स्टार्ट किया है। केस को जो है 2020 में जो है एक 9 जज बेंच के पास भेज दिया गया था, और 7 अप्रैल 2026 को इसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं, ठीक है। तो फाइनली ये केस अब रीओपन हो चुका है, अभी इसका फाइनल जजमेंट आना बाकी है, बट कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए हैं कि अब इस केस का एम्बिट क्या रहेगा। तो उन्होंने बोला है कि अब ये केस जो है सिर्फ सबरीमाला जजमेंट को रिव्यू नहीं करेगा, वो एक हर उस प्रैक्टिस पे सवाल उठाएगा या राइट दिलाएगा वुमेन को जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है। जैसे उन्होंने बोला कि वुमेन जिनको मॉस्क में एंट्री नहीं मिलती उस पर भी क्वेश्चन करेगा, उस बात पे भी क्वेश्चन करेगा कि वुमेन अगर एक नॉन पारसी से शादी कर लेती है तो उसको फायर टेम्पल में क्यों नहीं एंटर करने देते हैं। सिमिलरली जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की प्रैक्टिस चल रही है दाऊदी वोहरा कम्युनिटी में, वो ठीक है कि नहीं है। इन सारे बेसिस पे कि वुमेन को जहाँ जहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ रहा है, उन सब पे सवाल उठाएगा, उन सब पे जजमेंट देगा अब ये नया केस। ओके, और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वेदर अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन क्वेश्चन अ रिलीजियस प्रैक्टिस। भाई जैसे कि हमने देखा कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जो है वो एक रिलीजियस बॉडी तो है नहीं, एज द नेम सजेस्ट, ना ही कोई वो एक हिंदू आदमी है या औरत है, जो भी है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक सेक्युलर नेचर का है। तो जो विमेन थी जब ये जजमेंट आया तो उन्होंने विमेन ने ये भी आर्गुमेंट दिया कि भाई हमारा रिलीजन है तो हम ही होंगे ना डिसाइड करने वाले कि ये कस्टम जो है हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं। एक एसोसिएशन जो कि रिलीजियस है भी नहीं वो कैसे हमारे बिहाफ पे PIL फाइल कर सकती है। तो इसका भी आंसर जो है जज करेंगे इस केस में कि भाई कोई नॉन रिलीजियस बॉडी क्या रिलीजियस टाइप का क्वेश्चन उठा सकती है कि नहीं बाय फाइलिंग अ PIL। सिमिलरली बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस की आर्टिकल 25 जो है वो 26 से कॉन्फ्लिक्ट में है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या एक्सटेंट है हमारे लिए, क्या हम उससे आर्टिकल 25 को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं, क्या कोर्ट्स जो है वो हमारे राइट्स को डिसाइड कर सकते हैं, हमारे कस्टम्स को डिसाइड कर सकते हैं, क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जैसी चीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं अब कोर्ट एक नए जजमेंट के थ्रू हमें बताएगा, ठीक है। विद दिस द स्टोरी एंड्स। इस तरीके से हम अभी करंट टाइमलाइन में जो चल रहा है वहाँ तक पहुँचे हैं। एंड अब मैं आपको कुछ की टेक अवेज़ देना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि आपको समझने चाहिए
आपका ओपिनियन इससे बिल्ड होगा। पहली चीज़ ये है कि कोर्ट्स टेक टाइम टू डिसाइड ऑन अ केस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन उठाओ एंड आपके हिसाब से कुछ ठीक है तो कोर्ट को नेक्स्ट डे जजमेंट दे देना चाहिए। कोर्ट को टाइम लगता है, कोर्ट जो है आर्गूमेंट्स लेता है, आर्गूमेंट्स अपने देता है, सारी चीज़ें सुनता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जजमेंट सुनाता है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। आप सोचिए 2006 में PIL फाइल हुई थी, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के बाद द्वारा, और 2026 चल रहा है, ओके। तब से ये केस चल ही रहा है। और उससे भी पहले चले जाएँ तो 1991 में सबसे पहले हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था। तो 37 ईयर्स से अगर कोई चीज़ चल रही है तो टाइम तो लगता है। तो कोर्ट्स को टाइम तो लगता है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। एंड उनका टाइम लेना जेन्युइन है, कंसीडरिंग जो वर्कलोड है उनके ऊपर और जो उनके जो प्रोसीजरल डिलेज हैं उन सब चीज़ों की वजह से। हाँ, 37 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इतना टाइम लेना जस्टिफाइड है कि नहीं है, ये एक अलग सवाल है, ठीक है, बट टाइम लगता है। सेकेंड चीज़, रिलीजियस क्वेश्चंस में ना कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। आप कह दो कि विमेन जो कस्टम्स थे उनका स्टैंड सही है सिर्फ, और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली में हो रहा था जिन वुमेन के अगेंस्ट की, वो 50 से ज़्यादा की भी थी, ठीक है, तब भी उनको जाने नहीं दिया गया। हो सकता है ये भी डिस्क्रिमिनेशन होता हो, ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी। तो वो भी इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो कोई भी चीज़ जो है ना ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है कभी भी। कोई ओपिनियन बनाना हो तो कभी भी आपको एक साइड नहीं पिक करनी है, ओके। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो जजमेंट्स होते हैं ये दोनों साइड ऑफ द स्टोरी को समझने के लिए होते हैं। तीसरी चीज़, वन मस्ट ऑलवेज क्वेश्चन दी कस्टम्स। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए हमारे कल्चर में चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे रिलीजन हो या ना हो, कस्टम्स रिलीजन के बियॉन्ड भी जाते हैं। तो हमें उनको हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए, नॉट पब्लिकली बट इंट्रिंसिकली। हमें अपने अंदर ही सोचना चाहिए कि इनका रिलीजियस बेसिस क्या है, क्यों रिलीजन में या हमारे ट्रेडिशन में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, क्यों बोला जाता है, उनके बारे में नॉलेज रखना। फिर ह्यूमनिस्टिक एंगल, क्या इससे किसी ह्यूमन का नुकसान तो नहीं हो रहा है, हाँ, क्या मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ इस प्रैक्टिस को करने से। तीसरी चीज़, क्या साइंटिफिक बेसिस है इसका कि क्यों ये चीज़ करी गई होगी। जैसे हम लोग कई बार कोई कस्टम फॉलो करते हैं, जैसे फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो ये एक साइंटिफिक रीज़न हो गया। दूसरा जो हम रिलीजियस रीज़न पढ़ते हैं वो तो होता ही है टू रिस्पेक्ट द डेटी जिसके लिए हम फास्ट रख रहे हैं। फिर ह्यूमनिस्टिक एंगल ये होता है कि भाई सब लोग अगर फास्ट रख रहे हैं तो भाई एक सेंस ऑफ पीस डेवलप होती है, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं हम लोग फास्ट रखने से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन तरीके से हमें हर कस्टम्स को क्वेश्चन करना चाहिए। तभी जा कर के सती, डाउरी, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ये भी एक टाइम पे वेल इस्टेब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड थी, आज के टाइम में वो हट गई हैं इन्हीं वजह से, क्योंकि किसी ने उसको एक टाइम पे क्वेश्चन किया था, ओके। तो क्वेश्चन करने से पीछे हटना नहीं चाहिए, बट जो रीज़न दो, लॉजिक दो, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्टिव, किसी को हार्म हो रहा हो आप कहो कि नहीं ये कस्टम ठीक है यार, थोड़ा सा सोचना चाहिए उसको करने से पहले। रिलीजन इज़ प्रोटेक्टेड व्हेन वी फॉलो द कस्टम्स। भाई द ओनली हार्म दैट यू कैन डू टू योर रिलीजन इज़ बाय नॉट फॉलोइंग इट, ठीक है। तुम अपने रिलीजन्स को रिलीजियस कस्टम्स को नहीं फॉलो कर रहे हो एंड देन यू से कि हाँ पब्लिकली तुम चाहे जितना शो कर दो कि हाँ मैं ये करता हूँ, मैंने मंदिर में ये कर दिया, मैंने ट्विटर पे इतने कैंपेन चला लिए टू प्रोटेक्ट माई रिलीजन, बट अगर तुम उसको अपने पर्सनल लेवल पे, फिलोसफिकल लेवल पे, ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे हो, देन तुम अपने रिलीजन को ही हार्म कर रहे हो। तो अपने कस्टम्स को फॉलो ज़रूर करो, और कौन से कस्टम जो कि राइट हो, गलत नहीं, गलत वाले नहीं करने हैं। और गलत कौन से होंगे ये आपको खुद डिसाइड करना है बाय योर ओन एनालिसिस, ओके। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप यहाँ तक अभी तक आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर और इम्प्रूव करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हम्बल, थैंक यू सो मच।